करें, एक बात तो प्रधानमंत्री जी ने कही बिल्कुल सच है कि लालू के बेटे के बाद तेजस्वी ही आएंगे, मुलायम सिंह यादव के बाद लालू जो है वो अखिलेश यादव ही आएंगे। मायावती भी अपने भतीजे और अपने 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 भाइयों को ही प्रमोट करती है। प्रकाश सिंह बादल के बाद सुखबीर बादल ही आएंगे। ऐसी कौन सी पार्टी है, या आप करुणानिधि के बेटे स्टालिनी सरकार चलाएंगे, वही पार्टी चलाएंगे? ऐसी कौन सी पार्टी है जहां पे जो है ये डायनेस्टी नहीं है? ये डायनेस्टी तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मिडिवल पीरियड के अंतर्गत एक परिवार से बाप के मरने के बाद बेटा, बेटा के बाद बेटा, यही करता था। तो अगर इस पर सवाल खड़े होने तो इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? नहीं, सवाल ये है कि ये जो आप कह रहे हैं परिवारवाद वाली जो राजनीति है बनाम जो अधिनायकवाद वाली राजनीति है, तो अगर ये कंट्रास्ट या ये अगर द्वंद्व उभरता है तो निश्चित रूप से बहस का बड़ा मुद्दा ये बनता है, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक है कि अधिनायकवाद स्थापित हो, निरंकुशता भारत में आ जाए, जो संविधान को निचोड़ ले, खत्म कर दे। अगर मान लीजिए परिवारवादी राजनीतिक कुछ लोग हैं और वो वाकई लिबरल्स हैं या वो थोड़े ठीक ठाक हैं, वो तानाशाह नहीं होना चाहते, तो जनता झेल सकती है, देश झेल सकता है इन लोगों को। क्योंकि मैं निजी तौर पे, मेरा जो अध्ययन भारत के समाज व्यवस्था के बारे में है कि एक बहुत खूबसूरत संविधान के बावजूद ये जनतांत्रिक समाज नहीं है। हमने एक बहुत खूबसूरत संविधान एडॉप्ट किया 1950 में, हमने उसको लागू किया 26 जनवरी को, और 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया। 25 नवंबर, जस्ट कुछ ही घंटे पहले, 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने संविधान सभा में अपना आखिरी भाषण दिया। और जिस भाषण की चर्चा भारत के मीडिया में, एकेडमिया में और पॉलिटिकल सर्किल में बहुत कम किया जाता रहा है, हाल के कुछ वर्षों से वो भाषण अचानक महत्वपूर्ण बन गया और उसको माना जाता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीच इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि हमने एक लोकतांत्रिक संविधान तो बना लिया है, हम इसको देश को सौंपने जा रहे हैं, लेकिन याद कीजिए कि यह राजनीतिक लोकतंत्र का एक मॉडल है। जब तक राजनीतिक लोकतंत्र को हम सामाजिक लोकतंत्र में नहीं तब्दील करेंगे, तब तक इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और इसके लिए जरूरी है, जो उनके शब्द हैं उसको मैं अपने शब्दों में पेश कर रहा हूं, क्योंकि लाइन बाय लाइन मैं नहीं हूबहू कह पा रहा हूं, कि उसमें उन्होंने कहा कि समानता, बंधुत्व, ये जो मूल्य हैं उनको जब तक इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाएगा तब तक राजनीतिक लोकतंत्र बेमानी होगा। एक व्यक्ति और एक वोट का सिद्धांत लागू रहेगा, लेकिन असमानता जो बढ़ती जाएगी उससे भारत लोकतांत्रिक नहीं रह पाएगा। तो ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उस समय कहा। और माफ कीजिएगा, आजादी के बाद जितनी सरकारें आई, कुछ बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए ताकि ये चीजें हों, समावेशी समाज बने, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं बना। और आज जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, मैं समझता हूं उसका कल्मिनेशन है, उसका चरमोत्कर्ष है। तो जो भारत आज देख रहे हैं कि फासिज्म की तरफ या ऑटोक्रेसी की तरफ, अधिनायकवाद की तरफ कदम ताल कर रहा है, उसकी वजह वही है कि हमने अपने संविधान में जो चीजें थी, जो मूल्य थे, उनको हमने नजरअंदाज किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे लोगों की चेतावनी को हमने नजरअंदाज किया। और संविधान के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। ये संविधान बाबा साहब के सपनों का संविधान नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूं, तो बहुत सारे अम्बेडकराइट भी इसको नहीं समझ पाते। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तो स्वयं ही संविधान सभा के पहले ये कहा था कि भारत को इससे बेहतर संविधान की जरूरत है। उन्होंने यूनाइटेड इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन अल्टरनेटिव ड्राफ्ट पेश किया था। वो सर्कुलेट पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबरान में नहीं हुआ था, लेकिन बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों में हुआ था। तो मेरा ये कहना है बहुत संक्षेप में कि आज जिस मुकाम पर भारत है वो संविधान के कारण नहीं है, संविधान को चलाने वालों के कारण है। और जिन लोगों ने संविधान को चलाया वो छोटे छोटे, एक तरह से यूं कहा जाए कि एकाधिकार उनके हाथ में आता गया। और ये कारण है कि आज कारपोरेट जो है हमारे देश में सत्ता को चला रहा है। जो आप बार बार आरएसएस कह रहे हैं, मैं तो समझता हूं कि आरएसएस से भी ज्यादा स्ट्रांग कारपोरेट है। अगर इस सरकार का चरित्र चित्रण में करूं तो ये कारपोरेट हिंदुत्व सरकार है।
ये मूलतः एक ऐसी सरकार है जिसमें कारपोरेट और हिंदुत्व ये दो कंपोनेंट सबसे स्ट्रांग है। और जिस आरएसएस की बात अभी कुछ देर पहले कह रहे थे लोग, बिल्कुल आखिर में कहूंगा मैं, देखिए संविधान का इस आरएसएस नाम के संगठन से कोई रिश्ता नहीं है। जिस तरह आजादी की लड़ाई से कोई रिश्ता उनका नहीं है, उसी तरह संविधान से नहीं है। भारत का एक ही बड़ा सामाजिक संगठन है, एनजीओ कह सकते हैं, आरएसएस, जिसने कभी तिरंगे झंडे को 2002 तक से पहले फहराया ही नहीं अपने हेडक्वार्टर पर। नागपुर में पहली बार जो झंडा फहराया गया तिरंगा 26 जनवरी को या 15 अगस्त को जो भी था, वो 2002 में फहराया गया। क्यों फहराया गया? क्योंकि 2001 में कुछ नौजवान चढ़ करके वहां झंडा फहरा दिए थे, उसके बाद इन्होंने फहराना शुरू किया। तो ये आशुतोष आखिरी लाइन कि अभी जो सबसे बड़ा खतरा इस देश को है, जितने बुरे पॉलिटिशियन हो, वैसे ही इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा जाता है, हम डेमोक्रेसी के इंडेक्स में 95 नंबर पर हैं। तो जितने बुरे हो सकते हैं दल, जितने बुरे नेता हो सकते हैं, लेकिन अगर भारत कदम ताल कर रहा है फासिज्म की तरफ, तो ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।